हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पुष्पी पौधों में फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है और जो त्रिसमेकन है यह किस तरह से होता है। इसमें देखिए जो जनरल प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि परागकोश में जो पुष्प का नर जननांग होता है, परागकोश की परागधानियों में परागकण मात्र कोशिकाओं द्वारा के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकोश के परागधानियों में परागकण मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इन परागकणों का निर्माण होता है, जो परागण प्रक्रिया द्वारा पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर। तो जब और इसमें जो पुष्प का मादा जननांग है अंडाशय, इसकी अंडाशय के में बीजांड विकसित होते हैं और बीजांड में होते हैं दो सिनर्जिड्स होते हैं, हेल्पिंग सेल, और एक होता है अंडकोश का एक सेल जिसको कहते हैं। ऊपर की तरफ चरिजा की तरफ तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और इसके बीच में एक पोलर न्यूक्लियाई अर्थात ध्रुवीय केंद्रक होता है। और यह पूरा बीजांड फ्यूनिकुलस द्वारा प्लेसेंटा से अंडाशय की प्लेसेंटा से लगा रहता है। आपको बताना यह है कि निषेचन के बाद पुष्प में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। उसमें आप यह देखिए, निषेचन के बाद पुष्प का यह कैलिक्स और करोला यह झड़ करके नष्ट हो जाते हैं। जो इसकी स्टिग्मा है यह सूख करके नष्ट हो जाती है, जो स्टाइल है वो सूख जाती है, जो इस पराग कोश में जो परागीय नर युग्मक इसका नर जननांग है, इस पुंकेसर है, वह सूख करके नष्ट हो जाते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो ये सारी संरचनाएं जो वाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद बचती है जो संरचना, वह इस पुष्प का यह अंडाशय बचता है, और अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, यह भी सूख करके नष्ट हो जाती हैं। माना यह जाता है कि जो इसका एंडोस्पर्म बनता है अथवा ये जो जाइगोट बनते हैं जो आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, यह प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स इन्हीं का पोषण करती हैं। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस इसका रहता है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n रहते हैं, तो यह त्रिसमेकन द्वारा बनाते हैं एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश बनाते हैं, जिसमें भोज्य पदार्थ स्थित रहता है। अंकुरण के समय यह एम्ब्रियो का पोषण करता है। जो इसकी एग सेल रहती है, यह फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाती है जाइगोट में, और जाइगोट ही आगे चल करके बनाता है एम्ब्रियो, भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर के फिर नया पौधा जर्मिनेट करता है, जिससे उसकी अगली पीढ़ी बनती है। बट आपको समझना यहाँ यह है कि पौधे के परागकोश में परागकण मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों का निर्माण होता है, जो नर युग्मक होता है, और इस बीजांड में जो इसकी एग सेल होती है यह मादा युग्मक होती है। अर्थात निषेचन के पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होना आवश्यक है, और दोनों ही मेल गैमेटोफाइट और जो फीमेल गैमेटोफाइट एक सेल है, इन दोनों का संयुग्मन होता है, जिसको ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसी के संयुग्मन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है, जो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाता है। अर्थात जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन और फर्टिलाइजेशन द्वारा फिर जाइगोट का निर्माण, यह दोनों ही क्रियाएं होना आवश्यक है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा एबनॉर्मलिटी हो जाती है। एबनॉर्मलिटी यह हो जाती है कि कभी कभी पौधे में बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। नए पौधे का निर्माण होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहा जाता है एपोमिक्सिस कहते हैं, असंग जनन कहा जाता है। इसकी खोज विंगला नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह दो तरह का होता है, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस और होता है एगैमोस्पर्मी। तो इसमें वेजिटेटिव एपोमिक्सिस में एक पौधा तो मुख्य रूप से यह विकसित होता है, लेकिन आगे चलकर के उससे बहुत सारी शाखाएं विकसित हो जाती हैं और पौधा बहुत ही शाखान्वित हो जाता है, जिससे उसकी बहुत सारे पौधे उत्पन्न होते हैं। और जो एगैमोस्पर्मी होता है, इसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में
इसमें लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण हो जाता है, तब इसको कहा जाता है एगैमोस्पर्मी। और इस तरह के बहुत सारे पौधे जैसे नींबू, आम और नागफनी इत्यादि में इस तरह की क्रियाएं होती हैं। फिर एक और एबनॉर्मेलिटी होती है इसमें, जिसको कहा जाता है एपोगैमी। एपोगैमी कभी कभी अगुणित भ्रूणपोष के अंड के अलावा, कभी कभी अगुणित भ्रूणपोष के अंड के अलावा पुष्प के पौधे के अन्य जो पुष्प का है उसके अन्य भाग से ही जैसे सहायक कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स, यह जो होती हैं, जो सिनर्जिड्स अथवा एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इससे भ्रूण का विकास हो जाता है, तब उसको कहा जाता है एपोगैमी। अर्थात एपोगैमी की परिभाषा आप इस तरह से देंगे, अगुणित भ्रूणकोश में अंड के अलावा यानी एग सेल के अलावा जब इसके किसी दूसरी कोशिका जैसे एंटीपोडल सेल्स अथवा सिनर्जिड सेल्स इत्यादि से जब भ्रूण का निर्माण, जब दूसरी कोशिका से भ्रूण का विकास हो जाता है तो इसको एपोगैमी कहते हैं। एक बात फिर आप सुनिए कि जब इस ये एग सेल में एपोमिक्सिस, जो एग सेल में जब सिंगैमी होती है उसके अलावा इसकी दूसरी कोशिकाओं से, एग सेल में फर्टिलाइजेशन के अतिरिक्त दूसरी कोशिकाओं से जब अर्थात जो सिनर्जिड्स होती हैं अथवा एंटीपोडल सेल्स होती हैं, इनसे जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो इस क्रिया को एपिगैमी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही फल विकसित हो जाते हैं, तब उस क्रिया को पार्थेनोगैमी कहा जाता है। जैसे नींबू में या लीची में, अंगूर में, केला में इस तरह की नेचुरल पार्थेनोगैमी होती है। लेकिन कभी कभी आप जब आर्टिफिशियल पार्थेनोगैमी करना रहता है तो जब पुष्प कली अवस्था में रहता है उसी समय उसके पुंकेसर को काट करके हटा देते हैं, और उस समय यदि अंडाशय पर आगीन का लेप कर दिया जाए तो बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित होने लगता है। फल की परिभाषा आप सत्य फल की परिभाषा देते हैं, अ ट्रू फ्रूट इज अ रिपेंड ओवरी, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। अब इसके अलावा कभी कभी यह जो एग सेल में फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण हुआ है जो एम्ब्रियो निर्मित करता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पुष्प के एक अंडाशय में जो एम्ब्रियोसाइक है इसमें एक के से अतिरिक्त एम्ब्रियो बन जाते हैं, तब इस क्रिया को पॉली एम्ब्रियानी कहा जाता है। एक टर्म आपको और आएगा, जीनिया और मेटाजीनिया। जब इस परागण में जो परागकण होते हैं, परागकण का जब डायरेक्ट प्रभाव फल के पर पड़ता है, उसकी फल की भित्तियों या बीज कोट पर पड़ता है, तो इस क्रिया को जीनिया कहा जाता है। अथवा यदि इसके अतिरिक्त परागकण की भित्तियों इत्यादि का अगर उस पर प्रभाव पड़ता है तो उसको मेटाजीनिया कहा जाता है। हमने बहुत सारा आपके पास इसका फोटो भी भेज दिया है लेकर के, जो बात आपको न समझ में आई होगी आप पूछ लेंगे। थैंक यू।